हंसने लगते हैं और फिर योजन कहता है, शायद हॉरर मूवीज में लॉजिक की कमी होती है, रियल लाइफ पर बनी मूवी कमी होती है। सभी यूचिका की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और फिर योजन कहता है, शायद हॉरर मूवीज में लॉजिक की कमी होती है, रियल लाइफ पर बनी मूवी कमी होती है। इस पर जूलियन कहती है, वैसे कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो मरकर भूत बन चुके हैं। क्या? हाँ, ये सच है। आसिफ ने जवाब दिया, भूत प्रेतों की दुनिया भी अजीब होती है। सिर्फ कुछ लोग ही उनके अस्तित्व पर संदेह नहीं करते हैं, बल्कि कई उदाहरण तो ऐसे भी हैं जहां भूतों को भी ये मालूम नहीं चला कि वे कब भूत बन गए। जूलियन इतना कहकर चुप हो जाती है। हाँ, मुझे याद है लंदन में मिस ट्रान की कहानी। मिस ट्रान? कमल ने पूछा। हाँ, वो बिल्कुल चौंकी हुई थी। उनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जब उन्होंने हाथ बढ़ाकर नौसेना की वर्दी में सजे अपने पति सर जॉर्ज ट्रेन को छूना चाहा, ये देखकर उपस्थित मेहमानों की चीख निकल गई कि लेडी ट्रायन का हाथ ट्रायन के आर पार निकल गया। इस प्रकार 22 जून 1893 की उस शाम लंदन के नागरिकों की शानदार बस्ती ईटन स्क्वायर में आयोजित वो पार्टी भगदड़, चीख पुकार और दहशत के माहौल में बदल गई। श्रीमती ट्रायन इसी वक्त बेहोश हो गई। तभी एक बुढ़िया ने सर ट्रायन से पूछा, आप जिंदा हैं? ट्रायन ने अचंभे से उस औरत को देखा और आंखों में गहरे अविश्वास के भाव लिए वो अचानक ही गायब हो गए। उस वक्त तक ब्रिटेन की शाही नौसेना के 13 जहाजों के साथ वाइस एडमिरल सर ट्रायन लीबिया के निकट भूमध्य सागर में एक दुर्घटना में डूब चुके थे। उनके युद्धपोत विक्टोरिया में पानी भर चुका था और ट्रायन 22 अफसरों तथा 36 नौसैनिकों के साथ सैकड़ों फुट गहरे पानी में समा चुके थे। उनके साथ गए सिर्फ 25 अफसर और 259 नौसैनिक बच्चे थे, जिन्होंने किनारे पहुंचकर सारी घटना बताई। एक अफसर ने बताया कि विक्टोरिया के डूबते वक्त सर ट्रायन एक और जहाज की रेलिंग पकड़े दृढ़ता से खड़े थे। वो दूर कहीं देख रहे थे। शायद उन्हें अपनी बीवी की याद सता रही थी। ट्रायन को पता ही नहीं चला होगा कि वो कब मरे और कब भूत बन गए। इसी तरह का मामला न्यूहैम्पटनशायर में करीब 60 साल बाद हुआ। वहाँ बैंस स्मिथ के परिवार ने 98 साल पुराना जर्जर मकान खरीदा था। उस मकान में सारा सामान जर्जर हो चुका था, इसलिए उन्होंने मकान की मरम्मत करानी शुरू की। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक रहा, मगर जैसे ही मकान के कोने में बने बाथरूम से लोहे का एक जंग लगा बाथटब हटाया गया, मानो कयामत आ गई। उस दिन के बाद मकान में एक बूढ़े का भूत लगातार दिखाई देने लगा। भूत की सबसे पहली शिकार स्मिथ परिवार की बड़ी लड़की 14 वर्षीय मैरी हुई। अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही मैरी को एक रात अचानक ही लगा जैसे उसे 2 मजबूत हाथों ने पकड़ लिया हो। उसकी घिघी बंद गई। डरकर उसने चीखना शुरू कर दिया, मगर मुंह से आवाज भी नहीं निकली। फिर वह बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसने देखा ड्रेसिंग गाउन पहने एक बूढ़ा व्यक्ति उस जगह जहां पुराना बाथरूम था दीवार में घुस रहा था। अगले ही दिन मैरी की 4 वर्षीय बहन ट्यूलिप ने उसी बुढ़े को देखा। वो अपने बिस्तर से भागकर अपनी माँ के कमरे में घुसकर बेहोश हो गई। होश आने पर उसने कहा, डैडी उस बूढ़े को भगा दीजिए, वो हमारे कमरे की दीवार में छिपा बैठा है। बाद में तो इसी तरह की रोमांचक घटनाओं की बाढ़ ही आ गई। स्मिथ परिवार ने डरकर प्रख्यात पैरा मनोवैज्ञानिक नॉर्मन गाथियर से संपर्क किया। भूत प्रेत भगाने में भी माहिर थे। गाथियर अपने साथ 2 व्यक्तियों को लेकर स्मिथ के घर गए। उन 2 व्यक्तियों में एक पादरी था और दूसरा प्रेत आत्माओं से संपर्क के माध्यम का काम करता था। उन लोगों ने घर में घुसते ही बता दिया कि वहां वाकई किसी प्रेतात्मा का निवास है। गाथियर ने स्मिथ को बताया कि प्रेत आत्मा एक बूढ़े व्यक्ति फिलिप की है, जिसकी 63 साल की आयु में अचानक ही दिमाग अथवा दिल की कोई नस फटने से मौत हो गई थी। वो मरते वक्त बाथटब में नहा रहा था। अतः उसकी अचानक हुई मौत में फिलिप को पता ही नहीं चला कि वो मरकर भूत बन गया और लोग भूत से डरकर मकान छोड़ गए हैं। सालों वह अपने मकान में इधर से उधर मंडराता रहा। जब स्मिथ परिवार ने वह मकान खरीदकर उसमें रद्दोबदल करनी शुरू की तो वह चौंका। उसे क्रोध भी आया कि ये लोग उसके मकान में क्या कर रहे हैं। जब उसका प्रिय बाथटब हटाकर नया टब लगाया गया तो फिलिप के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। फिलिप की बीवी मर चुकी थी। उसे मालूम ही नहीं था कि वो मर चुकी है। उसने गाथियर को बताया कि एल्थिया की आत्मा उसे कहीं नहीं मिली। जब गाथियर ने उससे पूछा कि क्या वो भूतों को मानता है
तो फिलिप ने कहा, मैं तो अपने घर में रहता हूँ, बाहर क्या होता है मुझे नहीं मालूम। बहुत प्रमाणों के बाद उसे यकीन आया कि वो मरकर भूत बन चुका है, और जब उसे विश्वास हो गया तो वो एक दरवाजे में घुसकर गायब हो गया। फिर उस मकान में वो कभी नहीं दिखा। इसी प्रकार के एक और प्रसिद्ध मामले में कुछ दोस्तों को पता ही नहीं चला कि वे मर गए हैं। वैसे ऐसा होना काफी अजीब है, युचिका ने कहा। तो अब लास्ट स्टोरी की बारी है, आसिफ ने कहा। सभी शबनम की तरफ देखते हैं और शबनम कहती है, मेरी कहानी तब की जब मैंने 12वीं क्लास के एग्जाम खत्म किए थे। इम्तिहान खत्म होते ही मैंने पापा के सामने अपनी फरमाइश रख दी थी कि मुझे वाटर पार्क घूमने जाना है। इस बार तो माँ भी मेरे साथ थी। चूंकि 3 साल में हम कहीं घूमने नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं तो उन्हें छुट्टी काफी कम मिल पाती है। मैं जो किस्सा बताने जा रही हूँ वो मेरी उन गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही मेरे साथ घटी थी। उस दिन सुबह करीब 10 बजे थे। मैं, पापा और माँ शांता देवी वाटर पार्क में पहुंचे। वाटर पार्क के गेट पर एक बूढ़ा सा चौकीदार था जो मुझे अजीब नजरों से घूरे जा रहा था। मैंने फौरन पापा से इस बात की शिकायत की। मेरे पापा काफी गुस्से वाले इंसान हैं। वो तुरंत उसके पास गए और उसे काफी डांटा और धमकाया। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरी ही थी कि तभी वहां मेरी ही उम्र की एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझको तैरना सिखाओगी? तो मैंने उसे हंसी खुशी हाँ कह दिया और मैं उसे तैरना सिखाने में व्यस्त हो गई। मेरे पापा और माँ पास में ही रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे थे। तभी अचानक पापा ने मुझे आवाज लगाई। पापा ने कहा कि वो बाहर से कुछ खाना लाने जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं पूल के पास ही रहूं। कुछ ही देर में उस लड़की को अच्छा खासा तैरना आ गया। अब हम दोनों मस्ती में साथ में तैर रही थी। तभी अचानक मेरी नजर गेट के पास गई। वो बूढ़ा चौकीदार अब भी वहां से मेरी ही ओर ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से ना खौफ महसूस हो रहा था। चूंकि पापा और माँ बाहर गए थे और पापा ने उन्हें धमकाया भी था। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं। तभी अचानक मेरे साथ तैर रही उस लड़की ने पीछे से अचानक मेरा सिर पानी के अंदर डुबो दिया। मेरे तो नाक में पानी चला गया। पानी से बाहर आकर मैं उस पर खूब गुस्सा हुई। वो लड़की फौरन मुझसे माफी मांगने लगी और बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। उस लड़की की इस अजीब हरकत से मैं भी सदमे में थी। मेरे दिल की धड़कनें दुगनी तेजी से धड़कने लगी। अब मैं पानी में नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं क्यों पर कुछ जी घबरा रहा था। मैं फौरन पूल के किनारे आकर बैठ गई। वो लड़की अब भी पानी में ही थी और बार बार मुझे पानी में आने की मिन्नतें कर रही थी। उसकी उस हरकत के लिए मैंने उसे माफ भी कर दिया था, पर पता नहीं क्यों वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसका दिल रखने के लिए मैं फिर से थोड़ी देर पूल में उतरी। पूल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ लिया और पूल के बीच ले गई। मैंने उसे वही कहा कि अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत की तो मैं अपने पापा को बोल दूंगी। इस बार उसने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। उस लड़की ने कहा कि तेरे पापा के आने तक मैं तुझे जिंदा थोड़ी रहने दूंगी। मेरे पापा को बुरा भला कहने वाले की बेटी आज मेरे हाथों से यहीं मरेगी। इतना बोलकर उसने मुझे अचानक फिर से पानी के अंदर डुबोना शुरू कर दिया। पानी में मेरी सांसें उखड़ने ही लगी थी। तभी पूल सिक्योरिटी गार्ड की नजर पूल पर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की सतह से गायब हो गई हूँ तो उसने फौरन मुझे पानी से बाहर निकाल लिया और तभी वो रहस्यमय लड़की भी गायब हो गई। मेरी जब आंखें खुली तो मेरे पापा और माँ मेरे सामने थे। मैंने फौरन सारी हकीकत पापा को बताई। तुरंत ही पापा और माँ वहाँ से मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी ऑफिस में ले आए और वहाँ पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद करा दिया। उस बूढ़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुला लिया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़की की खोज कराई, पर वहाँ उस रहस्यमय लड़की का कोई पता नहीं चला। पापा ने अब उस बूढ़े चौकीदार का गिरेबान पकड़ लिया और उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, क्योंकि वही मुझे शुरुआत से घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वालों ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत कराया। उसी हड़बड़ी में उस बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका पॉकेट गिर गया। उसमें उसी लड़की की फोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। फोटो देखकर पापा ने पूछा, क्या यही वो लड़की थी? तो मैंने उन्हें हाँ कहा। अब पापा किसी के रोके नहीं रुकने थे। उन्होंने वहीं अपनी बेल्ट निकाल कर उस चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया और उसे पूछने लगे, बता तेरी बेटी कहाँ है? बता, ये तेरी ही बेटी है ना? जल्दी बोल वरना आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा पुलिस वाले हैं, ये वहाँ सबको अब पता चल गया था, इसलिए कोई भी बीच में नहीं पड़ना चाहता था। खांसते खांसते उस बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस कागज के टुकड़े को खोलने पर हमें पता चला कि वो
उसी लड़की का डेथ सर्टिफिकेट था जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। पापा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने इस बूढ़े चौकीदार से माफी मांग ली और हम फिर उस वाटर पार्क से घर लौट आए। वाटर पार्क में अंदर जाते वक्त बूढ़ा चौकीदार इसलिए मेरी ओर घूर के देखे जा रहा था क्योंकि उसे मुझ में अपनी बेटी नजर आ रही थी। उसकी बेटी जब मरी तब मेरी ही उम्र की ही थी और पापा ने उसे धमकाया। ये उसकी बेटी की भटकती रूह से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद उसने मेरी उम्र की लड़की का रूप लेकर मुझ पर हमला किया। मुझे आज उस लड़की की रूह से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अपने पापा के अपमान पर शायद मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। हमारे साथ जो हादसा हुआ उसमें किसी का दोष नहीं था, पर फिर भी हम सब ने तकलीफ भोगी। ये सुनकर कमल कहता है कि होता है कभी कभी, हम जो नहीं करते कभी कभी उसकी सजा भी हमें मिल जाती है। तभी वहाँ पर एक वेटर जो सबके लिए चाय लेकर आया था वो अचानक ही कहता है, वैसे साहब मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है। ऐसा मतलब? योजन ने उसे बैठने का इशारा किया। मेरा नाम भावेश लोढ़ारी है और मैं खारवा जाति से हूँ। मेरा जन्म तो बखरला गांव में हुआ था, पर अब मैं यहीं रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। हालत इतनी बुरी थी कि कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस्ड था कि सही गलत का फर्क भी मिट चुका था। अपनी उसी कंगाली के दौर में एक बार मौत के मुंह में जा पहुंचा था। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई भाड़ में गई। पेट में आग लगती है तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्शों से नहीं। मनसुख ने कहा आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 5000 मिलेंगे, आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 बजे मेरे घर आ गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसकी रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसुख को बोला, भाई किसी का खून करने तो नहीं जाना है ना? मनसुख बोला, ना रे चिंता मत कर, मैं हूं ना, कुछ लफड़ा नहीं होगा। थोड़ी ही देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक ली। फिर मुझे कहा कि चल फावड़ा और कुल्हाड़ी ले ले, हमें अंदर जाना है। हम दोनों दीवार कूदकर अंदर गए। मुझे काफी डर लग रहा था। मनसुख एक ताजी दफन की हुई कब्र पर आकर रुक गया और मुझे बोलने लगा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं भागकर कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शा के पास खड़े होकर मनसुख ने समझाया कि सीधे काम के कोई एक दिन में 5000 नहीं देता है। अगर तुझे ये काम नहीं करना है तो निकल यहाँ से, मैं किसी दूसरे को ढूंढ लूंगा। कुछ देर सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे जो मर चुका है वो तो मर ही चुका है। उसकी लाश का कौन क्या करेगा? उससे अब किसी को क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गटर के पास पड़ी होगी। थोड़ी ही देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो ही गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोदकर लाश बाहर निकाल ली। वो एक अधेड़ उम्र की औरत की ताजी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन सुबह में दफनाया गया होगा। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। जैसे तैसे करके हमने उसे रिक्शा में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाली। उसके बाद जल्दी से हम दोनों भागकर रिक्शा की ओर गए। रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान निकल गई। वहां रिक्शा से लाश गायब थी। ये अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला, यार भाग चलते हैं। मनसुख भी बोला कि हाँ यार, ये तो भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फौरन उस जगह से भागने लगे। मनसुख ने फौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसकी रिक्शा चालू हो तब हम वहां से भागे ना। अचानक हमारी नजर कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वो मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। अंधेरे में साफ दिख तो नहीं रहा था, पर पक्का अंदाजा था कि वहां पर वही मिट्टी सने लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देखकर हम दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम दोनों रिक्शा छोड़कर ही वहां से भाग निकले और सुबह उजाला होते ही हम रिक्शा वहां से खींचकर वापस ले आए। उस दिन मैंने तो कसम खा ली कि भूख से मर जाऊंगा, पर पैसों के लिए ऐसा खतरनाक और घिनौना काम कभी नहीं करूंगा।
नेक्स्ट डे सभी योजन और जूलियन की हल्दी की रस्म करने की तैयारियों में जुटे हुए थे। कमल युचिका दोनों अपनी बियर लिए हवेली के दूसरे मंजिल की तरफ चले जाते हैं। देखो ये